आज हम जो पढ़ेंगे वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के मेन आइडियाज, कोर थीम, क्रिटिसिज्म, या उसकी टाइप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको लिबरलिज्म की ब्रीफ हिस्ट्री समझाऊंगी कि लिबरलिज्म जो हमारे पास फुल फ्लेज एक पॉलिटिकल थ्योरी है वो आई कहाँ से, वो कौन कौन से माइलस्टोन थे, या वो कौन कौन से इवेंट थे, या वो कौन कौन से राइटर्स की राइटिंग से या उनकी बुक से हमने इस थ्योरी को ड्राइव किया, इसको हमने एक जो है कंबाइंड या कलेक्टिव फॉर्म दी। फ्रीडम इज अ मेन कोर आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिस्ट कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को फ्री होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो कर सके, वो जो बनना चाहता है वो बन सके, उसकी फ्रीडम के ऊपर किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। अगर आप इस फ्लो चार्ट को स्टडी करें और आपके सामने जो स्लाइड है तो उसमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है द कोर आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इज फ्रीडम, और नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन टू बी फ्री। क्या एक इंडिविजुअल को वो करने दिया जाए वो जो वो करना चाहता है, या वो बनने दिया जाए वो जो बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिबरलिज्म के सामने एक क्वेश्चन है कि हम एक इंडिविजुअल को ऐसा क्यों करने दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल टेररिस्ट बनना चाहता है तो हम उसको क्यों टेररिस्ट बनना दें। अगर एक इंडिविजुअल अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी को कत्ल करना चाहता है, तो हम किसी को कत्ल क्यों करने दें। अब जब यहाँ पर लिबरलिज्म के सामने ये क्वेश्चन होता है कि हम क्यों एक इंडिविजुअल को वो करने दें जो वो करना चाहता है, हम क्यों उसको इतनी अनलिमिटेड फ्रीडम दें, तो यहाँ पर लिबरलिस्ट जो है एक अजम्पशन बेस्ड आंसर देते हैं। अगर आप इस फ्लो चार्ट का सबसे लास्ट बॉक्स देखें, आंसर बेस्ड ऑन एन अजम्पशन, वो अजम्पशन ये है कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में खुद मुख्तार है, वो आजाद है, आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उसको वो करने देंगे जो वो करना चाहता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल रैशनल बीइंग है। वो जो फैसले लेगा वो अकल से लेगा, वो ऐसे फैसले लेगा जो उसके लिए बेहतर होंगे, यानी कि ही कैन डिसाइड फॉर हिम और हर सेल्फ। तो इसलिए वो कभी भी अपने लिए इंटेंशनली कुछ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो रैशनल बीइंग है। तो वो ऐसे फैसले लेगा जो उसके लिए दी बेस्ट होंगे, जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। इसलिए लिबरलिस्ट कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम फ्रीडम होना चाहिए, उसको वो करने देना चाहिए जो वो चाहता है, क्योंकि वो जो फैसले लेगा वो उसके ही सेल्फ के लिए दी बेस्ट होंगे, उसकी अपनी लाइफ के लिए दी बेस्ट होंगे। वो कभी भी इंटेंशनली अपने लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा। अब जो लिबरलिस्ट का ये आइडिया है, ये आइडियोलॉजी है जिसमें वो एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम लिबर्टी और मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहते हैं, ये आइडिया बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, ये बहुत ही रेडिकल है, क्योंकि ये हमें एकदम से नहीं मिली। इसके लिए इंसानों ने अकॉर्डिंग टू द लिबरलिस्ट इंडिविजुअल ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो आज के दौर में हमें मिला है। इस आइडिया को या इस रेवोल्यूशनरी या रेडिकल आइडिया को समझने के लिए हम एक मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी इसलिए क्योंकि लिबरलिज्म का जो ओरिजिन है वो ही यूरोपियन सोसाइटी से ही हुआ है। जो मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी है उसी ने लिबरलिस्ट थ्योरी को जो है वो बर्थ दी है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या था सोसाइटी का, आपके सामने एक पिरामिड है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो टॉप बॉटम में जो लोग हैं, जो सोसाइटी की डिवीजन है, यानी कि जो टॉप हायरार्की है, उसमें आते थे किंग एंड चर्च, सेकंड में लैंड एट्रोक्रेसी, और सबसे लास्ट में पीजन एंड पुअर लोग आते थे। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इसकी हायरार्की को समझें, तो जो टॉप में जो लोग हैं किंग और चर्च और या लैंड एट्रोक्रेसी, ये टोटल सोसाइटी की पॉपुलेशन का सिर्फ 2% हुआ करते थे, और ये जो प्रिविलेज एंजॉय करते थे या ये जो स्टेटस एंजॉय करते थे वो पीजन या पुअर नहीं एंजॉय करते थे। इनके पास जो राइट्स होते थे, इनके पास जो प्रिविलेज होते थे वो पुअर पीपल या पीजन लोग जो है, पीजन पीपल जो है, प्रिजन इंडिविजुअल वो एंजॉय नहीं करते थे। इस ट्रायंगल का, इस पिरामिड का जो लास्ट जो बॉटम लाइन है जहाँ पे पीजन्स एंड पुअर इंडिविजुअल है, यही वो हिस्सा है, यही वो जगह है जहां से लिबरलिज्म की शुरुआत हुई, जहां से लिबरलिज्म की बेस रखी गई, जहां से लिबरलिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ। क्यों
क्योंकि जो किंग चर्च है ये लैंडेड ऑटोक्रेसी है, वो तो नहीं चाहेंगे कि स्टेटस को जो है वो चेंज हो, वो ये चाहेंगे स्टेटस को ऐसा ही रहे। वो जो सोसाइटी में प्रिविलेज एंजॉय करें वो हमेशा से यही प्रिविलेज एंजॉय करते रहें, वो जो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो वही राइट्स जो है हमेशा से एंजॉय करते रहें। चेंज कौन चाहेगा या तब्दीली कौन चाहेगा? सोसाइटी के इस स्ट्रक्चर को बदलना कौन चाहेगा? इस हायरार्की के सिस्टम को चेंज कौन करना चाहेगा? वो पीजेंट होगा, वो पुअर क्लास होगी जो कि अंडर डेवलप है, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास फ्रीडम नहीं है, जिनके पास राइट्स नहीं है। इसलिए जो पीजेंट या पुअर इंडिविजुअल्स हैं यही बुनियाद बने मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में लिबरलिज्म के ओरिजिन की। ये जो स्लाइड है ये पिछली स्लाइड की ही एक्सटेंशन है। अच्छा, अब मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 रिलीजियस कंफॉर्मिटी, नंबर 2 एस्क्राइब स्टेटस, नंबर 3 पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, जो आपको अपने स्लाइड में राइट हैंड पे नजर आ रही होंगे। ये 3 करेक्टरिस्टिक के बेस में मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो बेस थी। नंबर 1 रिलीजियस कंफॉर्मिटी। रिलीजियस कंफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो चर्च है जो कि इस पिरामिड के टॉप पर आता है, जो उसने डिसाइड किया फेट, वही फेट तमाम इंडिविजुअल्स को फॉलो करना है। यानी कि आपके पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। जो डिसीजन, जो रिचुअल्स चर्च लेती है या चर्च बताती है, तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स को वही फॉलो करने हैं। इंडिविजुअल्स के पास कोई रिलीजियस राइट नहीं है। यानी कि जो चर्च ने बात डिसाइड कर दी, जो चर्च ने बात कर दी, वही जो है तमाम इंडिविजुअल्स को इक्वली एक्सेप्ट करना है। नंबर 2 अस्क्राइब स्टेटस। अस्क्राइब स्टेटस का मतलब ये है कि जो आपका सोसाइटी में स्टेटस है वो आपकी बर्थ से डिफाइन होता है, वो आपकी बर्थ से, यानी कि अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं तो आपका स्टेटस जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है वो मिडिल क्लास ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप लोअर क्लास में पैदा हुए हैं तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें या जितना मर्जी एफर्ट कर लें, आपका वो स्टेटस जो है, यानी कि आप इस ट्रायंगल में, इस पिरामिड में टॉप हायरार्की में नहीं आ सकते। आपका अगर पुअर या पीजेंट क्लास में जो है बर्थ हुआ है तो आप पीजेंट और पुअर क्लास में ही रहेंगे। Number 3 is political absolutism. It's mean that no individuals have a political rights. यानी कि तमाम के तमाम जो rights हैं, जो किंग है उसके पास डिवाइन राइट्स हैं। डिवाइन राइट्स का मतलब ये है कि उसके पास जो इख्तियारात हैं वो खुदा ने उसको दिए हैं, वो जो है वो खुदा ने उसको गिफ्ट किए हैं। जो खुदा की मर्जी है वही किंग की मर्जी, और जो किंग जो बात कहता है वही खुदा बात कहता है। यानी किंग की जो बात है वो खुदा की बात का दर्जा रखते हैं। आप इन 3 प्रिंसिपल से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में किस तरह से अपर क्लास की या अपर हायरार्की की डोमिनेंस मेंटेन की गई थी। यानी कि चर्च को स्टेट में मुसल्लत कर दिया गया, हावी कर दिया गया, आपके पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं रहा। अगर एक एस्क्राइब स्टेटस की बात करें तो अगर एक पीजन या पुअर जो है मेहनत करता है, वो अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहता है, तो वो कभी भी अपना स्टेटस इंप्रूव ही नहीं कर पाएगा, ना ही उसको स्टेटस इंप्रूव करने दिया जाएगा। अगर वो पुअर क्लास में पैदा हुआ है तो उसका थ्रू आउट लाइफ जब तक वो मर नहीं जाता वो पुअर ही रहेगा। इसी तरह किंग के पास जो राइट्स थे उसको खुदा के राइट्स से, यानी कि ऊपर वाले की राइट्स से जो है वो एसोसिएट कर दिया गया कि वो जो बात करता है, वो जो राइट्स जो है वो एक्सरसाइज करता है, वही राइट्स जो है वो खुदा के पास है, वो खुदा ने उसको राइट्स दिए हैं। यानी कि जो बात वो करेगा वही बात खुदा ने की होगी। अब जो लिबरलिस्ट हैं वो उन्होंने इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जो है स्टैंड लिया। वो इन 3 प्रिंसिपल्स को ख़त्म करने के लिए मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में जो है वो अब काम करेंगे। उनका जो ओरिजिन है मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में बेसिकली इन 3 प्रिंसिपल्स को ख़त्म करने के लिए हुआ। यहाँ पर मैं एक और बात जो है वो आपको ऐड करती चलूँ, वो ये है कि किंग जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को आंसरेबल नहीं है। अगर वो आंसरेबल है तो डायरेक्टली गॉड को है, खुदा को है। वो किसी इंसान को या किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो आंसरेबल
नहीं है। अच्छा, अब ये तीन जैसे मैंने पहले बताया कि इन तीन फीचर्स को, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिबरलिस्ट ने जो है वो चैलेंज किया। मैं यहाँ पे ये भी आपको समझाती चलूँ कि लिबरलिस्ट ओवर द नाइट जो है वो जनरेट नहीं हुए। डिफरेंट रिफॉर्म्स आई, डिफरेंट रेवोल्यूशंस आई, जिनके थ्रू उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज जो है वो दुनिया के सामने रखी कि वो इन आइडियाज के बेस पे, इन रिफॉर्म्स के थ्रू जो है इस तरह की सोसाइटी में हायरार्की को या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को, जिसमें ना रिलीजियस फ्रीडम है ना पॉलिटिकल फ्रीडम है, उसको खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे इस स्लाइड में कि वो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जिनके थ्रू उन्होंने, लिबरलिस्ट ने इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को चैलेंज किया। नंबर 1 आता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसमें उन्होंने क्या किया? रिलीजियस कंफॉर्मिटी को चैलेंज किया। किसके थ्रू? रिलीजियस फ्रीडम के थ्रू। उसके बाद एस्क्राइब स्टेटस और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म को चैलेंज किया गया थ्रू इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इन रेवोल्यूशन का बेसिक पर्पस क्या था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब हम वन बाय वन इन रेवोल्यूशंस को और इन रिफॉर्म्स को स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि इंडिविजुअलिस्ट जो है उन्होंने कैसे इस तरह के स्टेटस को चैलेंज किया। अब जो फर्स्ट हमने रिफॉर्मेशन पढ़नी है वो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो एक डिमांड करती है, और वो डिमांड के जो बेस है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि तमाम इंडिविजुअल के पास मजहब की आज़ादी होनी चाहिए, मजहब के राइट्स होने चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है जर्मनी में, और उसको इनिशिएट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं मार्टिन लूथर, जो खुद भी बहुत अरसे तक चर्च में प्रीस्ट रहे और एक थियोलॉजी के जो है वो टीचर भी थे। अच्छा, मार्टिन ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल और गॉड के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर गॉड किसी बुक के थ्रू या किसी स्क्रिप्चर के थ्रू अपने बंदे से वो राब्ता करता है, या अपने बंदे को कोई किताब देता है या कोई स्क्रिप्चर देता है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस बुक के थ्रू डायरेक्टली गॉड से लिंक कर सके। क्योंकि मार्टिन जो है वो खुद भी प्रीस्ट थे। वो कहते हैं कि अगर मैं, और वो क्रिश्चियन थे, और वो कहते हैं कि अगर मैं भी बाइबल पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, तो कोई भी इंडिविजुअल वो बाइबल पढ़ के गॉड से डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस होती है कि वो जो है वो गॉड तक खुद डायरेक्टली जो है वो एसेस कर सके थ्रू डिफरेंट बुक्स जो स्पेशली वो क्योंकि क्रिश्चियन थे तो वो बाइबल की ही बात करते हैं। थ्रू बाइबल कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्ट गॉड तक जो है एसेस कर सकता है। इसके लिए उसको किसी भी थर्ड पर्सन की या उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे कि मीडियवल यूरोपियन सोसाइटी में थी। अगर हम मीडियवल यूरोपियन सोसाइटी को देखें तो वहाँ पे चर्च, हायरार्की, बिशप, प्रीस्ट और यूटिल्स ये वो चीजें थी जो कि लोअर क्लास को गॉड के करीब नहीं आने देती थी, यानी कि ये एक मीडियम था बीच में इंडिविजुअल और गॉड के दरमियान। तो मार्टिन कहते हैं कि एक इंडिविजुअल गॉड के साथ जो है वो डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकता है और उसकी भेजी हुई किताब को खुद पढ़ के गॉड को जान सकता है। उसके लिए उस इंडिविजुअल को किसी भी किस्म की जो है चर्च की, प्रीस्ट की, बिशप की और यूटिल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो इतना समझ बूझ रखता है अपने मजहब से रिलेटेड कि वो खुद गॉड से जो है वो डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर सकता है। और मार्टिन लूथर जो एक स्टेटस को था मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में कि अगर आपने गॉड को खुश करना है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो कोई प्रीस्ट कहता है, ये चर्च की हायरार्की कह रही है, ये यूटिल्स कह रही है। तो जो मार्टिन था वो चाहते थे कि इस किस्म के जो स्टेटस को है, जो एक मीडियम है, एक थर्ड पार्टी है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड गॉड, उसको खत्म होना चाहिए और इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली गॉड को लिंक कर सके, गॉड को एसेस कर सके या गॉड को समझ सके या गॉड से जो है एक रिलेशन जो है वो कायम कर सके। अब लूथर मार्टिन को एक मौका मिलता है 1517 में कि जो स्टेटस को है मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में चर्च के उसको चैलेंज कर सके।
और वो क्या करते हैं 1517 में एक बहुत ही लंबा आर्टिकल लिखते हैं जिसको 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 95 पॉइंट होते हैं। और ये वो क्या करते हैं, ये जो थीसिस होता है उसको विटनवुड चर्च के बाहर जो है वो पिन अप कर देते हैं, उसको नील कर देते हैं, जिसमें वो बाकायदा चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। मार्टिन लूथर बेसिकली अपने 95 थीसिस में चर्च को एक डिबेट के लिए बुलाते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, और डिबेट के लिए जो बुलाते हैं उस डिबेट का नाम रखते हैं डिबेट ऑन सेल ऑफ इंडल्जेंस। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडल्जेंस क्या है, इंडल्जेंस कहते किसे हैं, इंडल्जेंस आपने क्यों खरीदना है। एक सवाल ये भी है कि कोई इंडल्जेंस खरीदेगा क्यों, उसको खरीद के फायदा क्या होगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। तो इंडल्जेंस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो आपको चर्च से मिल सकता है पैसे देके, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जो आप चर्च से खरीद सकते हैं। लेकिन अब उसको खरीद के आपको क्या फायदा होगा, वो आपने खरीदना ही क्यों है, वो कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू जिसमें आप ये इंडल्जेंस का डॉक्यूमेंट खरीद सकते हैं। अब मार्टिन लूथर अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती चलूं कि ये इंडल्जेंस है क्या और क्यों जो है ये चर्च में सील होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक जो बंदा नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बंदा बुरे काम करेगा वो दोज़ख में जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी किए हैं तो वो कहाँ स्टैंड करेगा, क्या वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, वो क्या करेगा। तो उस सूरत में चर्च जो है ऐसे इंसानों को एक मिडवे देते हैं कि आप ऐसा करें कि आप सोशल वेलफेयर करें, आप नेकी का काम करें, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करें। लेकिन फर्ज करते हैं कि अगर उस इंसान के पास टाइम ही नहीं है इतना, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है या उसके पास इतनी मोहलत ही नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर कर सके या वो नेकी का काम कर सके, तो फिर क्या होगा। फिर चर्च जो है अगेन उसको एक मिडवे देती है, वो ये है कि वो चर्च को पैसे दे और उसके बदले में एक इंडल्जेंस यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो ले ले। और चर्च क्या करेगी कि उन पैसों से ही सोशल वर्क करेगी और उससे जो फायदा होगा, जो उससे सवाब होगा, वो डायरेक्टली उसी इंडिविजुअल को जाएगा। अब मार्टिन लूथर ने इस पॉइंट के ऊपर चर्च को चैलेंज किया, उसको क्रिटिसाइज किया कि ये तो शॉर्टकट है नेकी कमाने का, यानी कि एक बंदा जो है वो सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, इंसानों को दुख पहुंचाता रहे और एंड में वो चर्च को पैसे दे दे, तो चर्च को पैसे दे के इंडल्जेंस खरीद ले, डॉक्यूमेंट ले ले और चर्च जो है वो उसकी जगह वेलफेयर करे, तो ये तो शॉर्टकट है जन्नत में जाने का। तो बेसिकली मार्टिन जो है वो सेल ऑफ इंडल्जेंस के थ्रू चर्च में होने वाली, क्योंकि वो भी प्रीस्ट रहे हैं चर्च में, वो भी काफी अरसा इन चीजों को खुद देखते रहे अपनी नजरों में, तो उन्होंने बकायदा सेल ऑफ इंडल्जेंस के ऊपर जो है चर्च को क्रिटिसाइज किया और चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और चर्च में होने वाले इस करप्शन को जो है वो चैलेंज किया। मार्टिन लूथर ये कहते थे कि अगर हो सकता है कोई अमीर इंसान हो, वो सारी जिंदगी जो है वो करप्शन करता रहा हो, गलत काम करता रहा हो, क्योंकि उसके पास पैसे हैं तो वो नेकियां खरीद सकता है, वो चर्च को पैसे दे और इंडल्जेंस का डॉक्यूमेंट खरीद ले और उसके बदले में चर्च उसको क्या कमा के देगी, नेकियां कमा के देगी। तो ये तो शॉर्टकट हुआ। जो बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा। तो मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई और यही जो है उनके थीसिस का बेस थी। मार्टिन लूथर ये कहते हैं कि आप यानी कि आपने अगर जन्नत में जगह पक्की करवानी है तो आप जो है चर्च को पैसे दे दें और चर्च जो है आपको जन्नत में जगह कंफर्म करके देगा। यानी कि जन्नत में अगर आपने जगह कमानी है तो वो आपको चर्च लेके देगा। अब वो गॉड डिसाइड नहीं करेगा, अब वो चर्च डिसाइड करेगी। यानी कि गॉड का जो रोल है कि उसने हमें जन्नत या दोज़ख में भेजना है, अब वो चर्च का वो जो डिसीजन है वो गॉड के पास नहीं रहा। मार्टिन कहते हैं वो इंडल्जेंस के थ्रू जो है वो चर्चिस के पास आ गई, यानी कि चर्च जो है अब लोगों को उनकी जगह जो है जन्नत में वो पक्की करवा के दे रही, जन्नत में उनको जगह खरीद के दे रही है।
मार्टिन आगे कहते हैं कि ये तो करप्शन है कि आप कोई अमीर बंदा जो है वो तो जन्नत में जगह अपनी पक्की करवा सकता है। अब शुरू में चर्च ने मार्टिन लूथर के इस 95 थीसिस को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन सोसाइटी में इसकी कॉपी सर्कुलेट होती गई, ये आर्टिकल, ये थीसिस जो है वो सर्कुलेट होता गया, इसने पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करता गया। ये आर्टिकल, ये थीसिस जो है पॉपुलर होता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चर्च को समझ आने लग गया कि अब किसी ने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। अब जब चर्च को ये फील होता है और ये दिखाई देता है कि पूरी जर्मन में उनकी अथॉरिटी को अब चैलेंज किया जा रहा है पूरी जर्मनी में, क्योंकि ये थीसिस को सर्कुलेट किया गया, लोगों ने इस थीसिस को पढ़ा और चर्च की अथॉरिटी को मार्टिन जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। तो 1522 में चर्च ने मार्टिन को बुला के कहा कि वो अपना जो है एलिगेशन को वापस ले, लेकिन मार्टिन ने रिफ्यूज कर दिया अपनी एलिगेशन वापस लेने से। इससे क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में कि चर्च ने लूथर को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब इसके रिस्पॉन्स में मार्टिन क्या करते हैं, मार्टिन ने अपने कोलीग्स के साथ मिलके बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया, ताकि तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स, चाहे वो लोअर क्लास की क्यों ना, वो बाइबल को खुद पढ़ सकें, बाइबल की इंटरप्रिटेशन खुद कर सकें। अब लोगों ने चर्च के जो रूटर्स थे उनको जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया और पूरी एक जर्मन जो है सोसाइटी में, स्पेशली यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी में जो है एक वे ऑफ जो है रेवोल्यूशन कह लें या रिफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें चर्च के रोल को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, रिलीजियस लिबर्टी के ऊपर बात की जाती है, रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेंट के नए सेक्ट जो है वो इमर्ज होके आते हैं और इस तरह से जो है एक न्यू वेव या एक न्यू एरा स्टार्ट होता है, जिसमें एक रिफॉर्मेशन होती है और लोगों को जो है रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो जर्मनी में स्टार्ट होती है और वहां पर राइट ऑफ जो है रिलीजियस जो है लोगों को दिए जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस लेक्चर में मैं आपको इन तीनों रेवोल्यूशन का रिलेशन भी बताऊंगी कि ये एक तीनों पर कैसे ये वन बाय वन एक दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट रखते हैं और इनका लिबरलिज्म से क्या ताल्लुक है। इंग्लिश रेवोल्यूशन के भी आगे से दो फेजेस हैं, फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर, नंबर 2 ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इंग्लिश रेवोल्यूशन में जो नंबर 1 है वो है इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन द मोनार्क एंड द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट के पास ज्यादा इख्तियारात हैं, ये मोनार्क के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। इख्तियारात की जंग थी कि ब्रिटेन में, बरतानिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग है या एक किंग के पास ज्यादा इख्तियारात हैं। एंड में पार्लियामेंट जीत जाती है और मोनार्क चार्ल्स वन को जो है उनके तख्त से उतार दिया जाता है। ना सिर्फ उनके तख्त से उतार दिया जाता है बल्कि उनको बीहेडेड कर दिया जाता है, यानी कि उनका सर भी कलम कर दिया जाता है। इसी तरह से इंग्लिश सिविल वॉर खत्म हो जाती है। ना सिर्फ इंग्लिश सिविल वॉर खत्म होती है बल्कि ब्रिटेन में मुनार्क भी खत्म हो जाते हैं। ना कि मुनार्क सिर्फ हार जाती है बल्कि खत्म भी हो जाती है और यहाँ पे पार्लियामेंट की जीत होती है। पार्लियामेंट इंग्लिश सिविल वॉर जीत जाते हैं।